हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। दो बिंदु आवेश हमारे पास है, कौन है? Q1 और Q2, जिनकी बीच की दूरियां हमें मान ले R है। लिखते हैं इस बात को। माना दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण Q1 व Q2 है, जिनके परिमाण Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनको दिखाने के लिए हम इनको ज्योमेट्रिकल डायग्राम बनाएंगे। यानी यह मूल बिंदु एक्स वाई एक्सिस है, यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु से मान लीजिए इसकी दूरी है, ठीक है, R1। इसकी दूरी है कितना? R1 वेक्टर R1। वेक्टर R1 क्या बता रहा है? वेक्टर R1 बता रहा है आवेश Q1 की स्थिति सदिश। आवेश Q1 की स्थिति बता रहा है कौन? वेक्टर R1। ठीक है, कहां से? मूल बिंदु से। यानी मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थिति सदिश बता रहा है कौन? R1। तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश बता रहा है R1, और मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति बताएगा। ये Q2 की ये स्थिति बताएगा। मूल बिंदु के सापेक्ष यह Q2 की स्थिति बता रहा है। ठीक है, ये Q2 की स्थिति बता रहा है कौन? R2, वेक्टर R2। मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर Q1 की स्थिति बता रहा है वेक्टर R1, और मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R2 बता रहा है Q2 की स्थिति। यानी Q2 कहां पे है, कहां पे लोकेशन है, ये बता रहा है वेक्टर R2, और Q1 कहां पर है, इसको बता रहा है वेक्टर R1। ठीक है, किसके सापेक्ष ये दोनों बता रहे हैं? तो मूल बिंदु के सापेक्ष। यानी Q1 कहां पे है, तो R1 वेक्टर बता रहा है कि Q1 कहां पे है, किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष बता रहा है। ठीक है, और Q2 क्या बता रहा है? Q2 को बता रहा है R2 की Q2 मूल बिंदु से कहां पे स्थित है। ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कौन? R1, वेक्टर R1 व R2 हैं। ठीक है, R1 व R2 हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? R1 क्या बताता है? Q1 की स्थिति। R2 बता रहा है क्या? Q2 की स्थिति। किसके सापेक्ष? तो मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष बता रहा है। ठीक, अब Q1 के सापेक्ष Q2, यानी ये अगर हम डायरेक्शन खींचें Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से
Q2 की तरफ, तो Q2 के बारे में बता रहा है। Q2 कहाँ स्थित है, कौन बता रहा है? R2 के Q1 के सापेक्ष, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे R21, ठीक, ध्यान समझे इस पॉइंट से, ठीक है। इसके सापेक्ष यानी Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या है? R21 है, स्थिति सदिश है, ठीक है, स्थिति सदिश है। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या है? R21, ठीक है, R21, R21, ठीक है। R21 क्या है? स्थिति सदिश बता रहा है। और इस स्थिति सदिश, ठीक है, इस स्थिति सदिश को एकांक वेक्टर से दर्शाते हैं। यानी इसका अगर हम कहें कि ये एक सदिश है, इस सदिश का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश आप 11th में पढ़े होंगे। ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए और वेक्टर ए के परिमाण से अगर हम भाग कर देते हैं तो निकल कर आता है एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अगर जिसका हम लिखें R21 का, R21 कैप की अगर हम बात करें, R21 कैप की बात करें तो ये कैप किसकी दिशा बताएगा? वेक्टर R21 की दिशा बताएगा, वेक्टर R21 की दिशा बताएगा, ठीक है। यानी R21 वेक्टर R21 की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश R21 क्या है? कैप क्या है? वेक्टर R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। कौन एकांक सदिश है? वेक्टर R21 कैप जो है वह वेक्टर R21 की दिशा में एकांक सदिश है। यानी इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा क्या होगी? तो ये दिशा बताएगा कौन? R21 कैप। और इसकी दिशा क्या बताएगा? ये दिशा बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वह इस डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में। इसको कौन बता रहा है? R21 कैप बता रहा है। R21 क्या बता रहा है? इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक, आगे देखें। Q2 के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश, ऐसे ही Q2 के सापेक्ष इसके सापेक्ष स्थिति सदिश, तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश ये रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगा इसका, है ना। तो Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश क्या होती है? R, ठीक है, 1 2, ठीक है। स्थिति सदिश ये है, स्थिति सदिश। इस सदिश का डायरेक्शन क्या होगा? इस सदिश का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस सदिश का डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस सदिश का डायरेक्शन क्या बताएगा? R12 कैप, यानी ये बताएगा R12 कैप बताएगा किसके बारे में? R1 वेक्टर के बारे में, यानी R12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश,
r12 कैप क्या है? तो r12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। और इसकी ये इस सदिश, इस परिमाण की जो दिशा कौन बता रहा है? दिशा बता रहा है कौन? r12 कैप। r12 कैप क्या बता रहा है? इसकी दिशा बता रहा है, इस डायरेक्शन में r12 कैप ये दिशा बता रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो दिशा हो गया। अब बल निकालेंगे तो Q1 पर Q2 के कारण बल निकालेंगे अगर हम, तो कूलाम के नियम से निकालेंगे बल, है ना। कूलाम के नियमानुसार Q1 पर Q2 के कारण बल, इस बात को लिख भी दे रहे हैं। कूलाम के नियमानुसार ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण बल F12 एक पे बल लग रहा है दूसरे के कारण, ठीक है। Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कितना बल होता है कूलाम बल कितना होता है? ठीक है, बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में r²। और बल के साथ साथ बल की दिशा लिखेंगे, आप, ठीक है। तो बल की दिशा कैसे लिखेंगे आप? ये तो हुआ बल का परिमाण, ये क्या हुआ? बल का परिमाण के साथ साथ आप दिशा लिखेंगे। तो दिशा क्या है इसकी? एक पे बल लग रहा है दूसरे के कारण, ये बल लगा रहा है इस पर, ये Q2 बल लगा रहा है Q1 पर इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा कितनी है? दिशा है r12 कैप। क्या दिशा है? r12 कैप, ये इसकी दिशा हो गई, ये इसका परिमाण हुआ और ये इसकी दिशा हो गई। बात समझ में आ गई है? दूसरा लिखते हैं Q2 पर बल, ठीक है। Q2 पर Q1 के कारण बल F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में r²। परिमाण तो सेम रहेगा इसका, दिशा इसकी देखिए, दूसरे पर बल लग रहा है पहले के कारण, दूसरे आवेश पर बल लग रहा है पहले के कारण, ये इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, Q2 पर बल लग रहा है Q1 के कारण, इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, ये बल की दिशा है, ठीक है। और बल की दिशा कौन बता रहा है? बल की दिशा बता रहा है कौन? r21 कैप। इस वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है? r12 कैप बता रहा है, इस डायरेक्शन, ठीक है। कितना है? तो r21 कैप। हमारी बात समझ में आ रही है? ये जो दोनों के दोनों ये नियम है, ये दोनों समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं इसको, समीकरण नंबर 2 कह लीजिए आप। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दोनों कूलाम के नियम का सदिश निरूपण दिखा रहे हैं। ये दोनों को दोनों समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये दोनों के दोनों क्या बता रहा है? तो ये दोनों बता रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश क्यों है? क्योंकि बल, ठीक है, बल एक सदिश राशि है और सदिश राशियों को आप दिशा दिखा सकते हैं। और बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है इतना और ये इसकी दिशा है, बल लग रहा है इतना, परिमाण यानी बल का परिमाण है आपके पास, ये बल की ये दिशा है, बल का ये परिमाण है, ये दिशा है, ठीक है। तो परिमाण के साथ साथ दिशा चुका है, परिमाण के साथ साथ दिशा चुका है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यह कूलाम
के नियम का सदिश निरूपण है। यानी समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण है। बात समझ में आ रही है? यह इसका सदिश निरूपण हो चुका है। यह इसका सदिश निरूपण हो चुका है। आइए यहां से हम लोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का हम लोग प्रूफ करते हैं कूलाम के नियम से। तो ध्यान से आप देखिएगा, कूलाम के नियम से ही हम लोग प्रूफ करते हैं। तो आप चूंकि R12, ठीक है, R12 यह वेक्टर को आप लिख सकते हैं। यहां पे समझिएगा, पहले यहां पे समझिए आप, ठीक है। पहले ध्यान पे, यहां पे बगल में कहां समझाते हैं, यहीं पे समझा लेते हैं आपको। यहीं पे लिखते हैं इस बात को, थोड़ा सा देखिएगा। R12 कैप, ठीक है, R12 कैप। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग करते हैं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आता है इकाई सदिश। तो यदि हम यहां पे कहें कि R12 कैप, तो हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपान R12 वेक्टर का परिमाण, ठीक है। परिमाण आप लिख सकते हैं, सिंपल। तो इस बात को लिख रहे हैं R12 कैप बराबर आप लिख सकते हैं R12 का वेक्टर अपान में R12 वेक्टर का परिमाण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इसको आप लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी। R21 कैप को आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर में आप उसी के परिमाण से भाग कर दें, यानी R21 वेक्टर का परिमाण से आप भाग करते हैं। आप परिमाण से भाग करते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 में आप इन वैल्यू को इनपुट कर दीजिए, इन वैल्यू को इनपुट कर दीजिए, ठीक है। तो इनपुट करते हैं हम, इनपुट करते हैं हम, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, यहां पे तो जगह ही है। देखिए एफ कितना है, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर इंटू R12 कैप के जगह पे आप लिख सकते हैं, R12 कैप के जगह पे लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान वेक्टर R12 का परिमाण। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान वेक्टर R12 का परिमाण। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं आप ऐसे, इस समय इस नियम से देखिए आप R12 कैप के जगह पे आप क्या लिखेंगे, R12 कैप के जगह पे क्या लिखेंगे, R12 का परिमाण R12 वेक्टर अपान R12 वेक्टर का परिमाण, इनको आप लिखें। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का परिमाण, ठीक है, परिमाण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब आगे ध्यान से देखें, इन दोनों, ये दोनों के दोनों परिमाण जो है R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर क्या है, आपस में बराबर है, इनके परिमाण बराबर है। और इनको हमने माना है कितना, शुरू में ही हमने मान रखा है Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये कि R12 वेक्टर, ठीक है, R12 वेक्टर इक्वल टू
का परिमाण इक्वल टू R21 वेक्टर का परिमाण। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर इंटू R12 कैप वेक्टर अपान इनका परिमाण कितना है, R है, ठीक है। और R से जब R में गुणा होगा तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R और R मिलकर R क्यूब इंटू R12 कैप, ठीक है। इनको भी देखे ध्यान से, ठीक। ये है 1 1 2 1 2 1 2, ठीक है। आप इसको देखें, इनको देखें, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, R, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये R। ये दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है। ये दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि F21 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपान R इंटू R। और R से R में जब गुणा हो जाएगा, ठीक है, R से R में गुणा हो जाएगा तो लिख सकते हैं आप F21 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R क्यू इंटू R21 वेक्टर। R21 वेक्टर दिख रहा है, R21 वेक्टर आप लिख सकते हैं। ऊपर वाले को मिटाते हैं हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने में हो जाएगा, ध्यान से देखें। तो अभी तक, ठीक है, अभी तक यहां तक हम लिखे हैं 2 पॉइंट। ये पॉइंट लिखते हैं F12 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। और F21 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R3 इंटू R21 वेक्टर। और ये दोनों ही परिमाण में भी बराबर है, दोनों ही परिमाण में बराबर है, लेकिन क्रिया रेखाएं विपरीत है, क्रिया रेखाएं विपरीत है। ये R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों ही परिमाण में बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर। फर्क क्या है इसमें, फर्क ये है कि ये क्रिया रेखाएं इनकी विपरीत है, इसलिए आप माइनस लिखेंगे, ठीक है, इसलिए आप माइनस लेंगे। तो माइनस लेंगे, ठीक। तो ध्यान से समझिए, इस समीकरण को ले लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज यहीं पे है, ये फाइनल वाला है यहाँ पे, ये, ठीक, यही चीज है, ठीक। लिखते हैं तो F समीकरण 1 से, समीकरण 3 से, यहीं पे 1 2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R क्यू इंटू। समीकरण 3 में आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखिए, है ना, कितना है, 1 2 है, 1 2, ठीक है, 1 2। देखिएगा 1 2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 1, ठीक है, R21। बात समझ में आ रही है, R21 माइनस, ये माइनस यहां लगाइए या माइनस इस साइड लगाइए, इसकी इन दोनों के क्या है, क्रिया रेखाएं विपरीत है, तो एक पॉजिटिव होगा एक तो निगेटिव होगा परिमाण में, ठीक। तो माइनस क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू, ये पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R क्यूब इंटू R21, ठीक है, वेक्टर। ये माइनस हमने बाहर ले लिया है और ये पूरा का पूरा क्या है, ध्यान से आप देखें तो F12 इक्वल टू, ठीक है, माइनस पूरा का पूरा ये क्या है, ध्यान से देखिए आप,
ये पूरा का पूरा क्या है, यही चीज है, ये पूरा का पूरा यही चीज है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q1 Q2 अपन आर क्यू इंटू आर वेक्टर 21, आर वेक्टर 21 किसके बराबर है, F21 के, F21 के। तो ये किसके बराबर है, F21 के। तो ये देखिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी सत्यापन आपका हो चुका है। बात समझ में आ रही है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी सत्यापन हो चुका है। तो आप कह सकते हैं यहां से, ठीक है, यहां से आप कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो होता है, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक या गति के तृतीय नियम का सत्यापन करता है, तृतीय नियम का सत्यापन करता है। बात समझ में आई है, बिल्कुल। कोई डाउट्स? यदि किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बात समझ में आ रही है? ये आपको सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने, आइए रिपीट करते हैं जल्दी। सबसे पहले हमने मान लिया कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो परिमाण में बराबर हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। हमने एक ज्योमेट्रिकल शेप्स खींचा यहाँ पे और यहाँ से मूल बिंदु से Q1 की स्थिति पता की, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ये स्थिति कौन बता रहा है, R1 बता रहा है, R1 वेक्टर बता रहा है कि R1 वेक्टर बता रहा है कि Q1 की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे स्थित है। ऐसे ही R2 वेक्टर बता रहा है कि Q2 जो है वह कहाँ पे है, ठीक है। मूल बिंदु से मूल बिंदु O से Q1 और Q2, ठीक है, के लोकेशन बताने के लिए R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं। अब R1 वेक्टर के सापेक्ष R2 वेक्टर का लोकेशन पता करने के लिए तो R2 कहाँ पे है, R1 के सापेक्ष पता किए हैं तो R21 वेक्टर, और इस वेक्टर की जो दिशा बता रहा है वह कौन है, एकांक वेक्टर R21, ठीक है। ऐसे ही ठीक इसके लोकेशन, इसके सापेक्ष यानी Q2 के सापेक्ष Q1 का लोकेशन हमने पता किया है। इस वेक्टर, कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है, ये वेक्टर है, पूरा का पूरा ये वेक्टर है ना। और ये वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है, एकांक वेक्टर कौन बता रहा है, तो R12 कैप बता रहा है इस वेक्टर का एकांक सदिश, ठीक है। और इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि वेक्टर जो होता है, बल जो होता है एक सदिश राशि है, तो परिमाण और दिशा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो परिमाण और दिशा के साथ जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको निकल कर आ जाएगा, सबसे पहले निकल कर आएगा क्या, कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। उसके बाद से आपको निकल कर आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो कूलाम के नियम से ही न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी सत्यापन आप कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद से आप सत्यापन कर सकते हैं, क्योंकि ये दूरी तो हमने मान रखा है r, तो R12 वेक्टर जो होगा उसका परिमाण और R21 वेक्टर का परिमाण, दोनों ही परिमाण आपस में बराबर होंगे, लेकिन परस्पर उनकी क्रिया रेखाओं से दूरियां बराबर तो हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। अगर दिशाएं विपरीत हैं तो एक दूसरे से आप माइनस लेंगे, ठीक है, आप माइनस लेंगे। जब माइनस का साइन लगाएंगे आप तो तुरंत, चूंकि बल तो दोनों तरफ बराबर लग रहा है, दोनों तरफ बल बराबर लग रहे हैं, बस दिशा का अंतर है। बात समझ में आई, सिर्फ क्या है, दिशा का अंतर है। आई होप आपको समझ में बिल्कुल चीजें आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।